हेलो एवरीवन, अगेन यू आर वेलकम। विद पूरे जोश के साथ और पूरे ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप सबका एक बार फिर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप भी काफी कंसंट्रेट होंगे किसको लेकर के, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर। अब इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के आप इतने कंसंट्रेट होंगे, इतने कहूँ तो अटेंटिव होंगे और काफी क्यूरियस भी होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। भाई फिर कह रहा हूँ, लिटरेचर के स्टूडेंट्स अगर हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक पॉइंट बताने वाला। सर आप तो हर बार यही कहते हैं कि एंड तक देखो और फिर एंड में आप जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो एंड में बताते हो आप। हाँ बिल्कुल एंड में बताता हूँ, उसका कारण ये है। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हर वीडियो में क्वेश्चन होता है, हर पीपीटी में क्वेश्चन होता है और एंड तक देखेंगे तो हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसा मैं क्वेश्चन कर दूं या कुछ ऐसी बात बताऊं जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो। इसलिए कहता हूं वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और लिटरेचर के स्टूडेंट्स तो लास्ट तक देखे, अधूरा नहीं। जब हम सामने थाली में खाना होता है ना, हम पूरा खाते हैं, वो पूरा खाते हैं। और कहाँ खाते हैं? घर पे खाते हैं, खाना पड़ता है। लेकिन जब रिसेप्शन में जाते हैं ना, तो फिर हम थाली में भर लेते हैं और इतना भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि हम खा ही नहीं पाते। फिर डस्टबिन में और हमारी थाली में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उधर भी सारा सब मैशी है। गुलाब जामुन, दही बड़ा, सारा सब बटर नान, गटर नान सब मिक्स अप हो जाए। और यहाँ यहाँ थाली में भी सब वही जो पापड़ अकड़ के होता है, बेचारा वो चपाती के नीचे, गरम गरम चपाती के नीचे सिकुड़ जाता है। दही बड़ा बड़ा वहां से निकल करके इधर साइड में चला जाता है और गुलाब जामुन वहां से निकल करके दही बड़े की कटोरी में आ जाता है। सलाद बेचारा चावल के नीचे फंस जाता है। ये हाथ थक जाता है, जैसे हम प्लेट पकड़ते हैं इससे खाते हैं, फिर हम इससे पकड़ते हैं इससे खाने लग जाते हैं, फिर दोनों हाथ थक जाते हैं तो हम यूं खाने लगते हैं। नतीजा ये कि पूरा नहीं खा पाते और फिर सीधा डस्टबिन में। लेकिन अगर आप एक एक चीज सारे काउंटर पे खाएं, एक एक चीज खाएं, तो आप देखो वेस्ट नहीं होगा और एंड तक आप उन डिशेस का मजा लोगे। लास्ट में कॉफी पी और थोड़ी देर रिश्तेदारों से मिले, दोस्तों से मिले और फिर आइसक्रीम खाई और घर निकल ली। खाने का मजा इसमें है। इन द सेम वे, उसी तरह से मेरी जो पीपीटीज है ना, मेरे जो टॉपिक्स चल रहे हैं, एक एक बाइट आपको दे रहा हूं। सारा सब कुछ एक साथ दे दूं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि सारा सब कुछ दे दूंगा तो दिमाग में मैश ही हो जाएगा, ओवर क्राउड हो जाएगा। और जब माइंड में ओवर क्राउड हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू कैन नॉट टेक आउट द आंसर। आंसर नहीं निकाल पाते हम लोग, क्योंकि ओवर क्राउड हो जाता है। अरे जब छत बनाते हैं, आरसीसी की छत बनाते हैं, गिट्टी सीमेंट उसमें ऊपर को बिछाते हैं, तो वाइब्रेटर चलाना पड़ता है। उस वाइब्रेटर से बीच में जो भी एयर बबल्स हैं या एयर जरा सा भी खाली जगह है, तो उस जगह पर वो गिट्टी सीमेंट पैक हो जाता है और सब कुछ सेट हो जाता है, तो छत टपकती नहीं है, लीक नहीं होती। इन द सेम वे, उसी तरह से एक चीज आपने पढ़ी, थोड़ा सा गैप आया, फिर दूसरी पढ़ी, फिर गैप आया, तो वो जो आपने पढ़ा वो माइंड में सेट हो गया। तो आज का टॉपिक भी हमारा ऐसा ही है। क्या है, मैं हिंट बता। दिस इज माई लास्ट, ये मेरी लास्ट डचेस है। आप देख रहे हैं, लास्ट डचेस है और ये लास्ट डचेस है। और तुम क्योंकि मेरे लिए एक ऑफर लेके आए, शादी का ऑफर लेके आए। अच्छी बात है, दहेज में भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जितने भी लोग आते हैं, इस पोर्ट्रेट को देखते हैं, मेरी इस डचेस को देखते हैं, तो सबके दिमाग में एक बात आती है। और वो बात क्या आती है? इसके चेहरे पर ये स्माइल कैसे? बस यही तो रीजन था जिसकी वजह से मैंने इसे मार डाला। क्योंकि ये जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, ये मेरी तरफ भी उसी तरह से
मुस्कुराती है, जिस तरह से कोई इसे अपने टट्टू पर, घोड़े पर अगर सवारी कराता है, उसकी तरफ भी वैसे ही स्माइल देती। मैंने उससे कहा, स्माइल करना बंद कर, लेकिन उसने नहीं माना। मैंने एक पेंटर बुलाया, उसको मैंने कहा इसका पोर्ट्रेट बना दो। तो जिस हिसाब से वो पोर्ट्रेट बना रहा था, तो पोर्ट्रेट बनाने वाले ने उससे कहा कि आपका जो पल्लू है थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, क्योंकि उसकी जो छांव है वो फेस पर आ। तो उसने सोचा कि ये कॉम्प्लीमेंट है। नतीजा क्या निकला, उसकी तरफ भी स्माइल दी। बस मैंने उसे मार डाला। इसने तो अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला। अरे भाई, हस्बैंड और आम व्यक्ति, सर्वेंट, एक टट्टू चलाने वाला, क्या एक ही है? स्टेटस एक ही है? नहीं। अब आप समझ गए होंगे ये मैं क्या सुना रहा हूं। चलिए भाई, चलते हैं नीचे। आप समझ गए होंगे कि ये क्या सुना रहा हूं मैं। दिस इज दिस वन, इसी को कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैं अकेले आपको कुछ सुना रहा था, मैं अपनी पीड़ा सुना रहा था, मैं अपना कैरेक्टर बता रहा था, और आप चुपचाप सुन रहे थे। यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। आई नो यू आर लिसनिंग, बट यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स स्पीच। एक जना जो स्पीच देता है इन द फॉर्म ऑफ पोएम, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेकिन ड्रामेटिक क्यों? वो इसलिए क्योंकि ड्रामा में इसका काफी यूज, शेक्सपियर ने भी यूज किया। अभी जो मैं सुना रहा था, माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसको फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि लास्ट तक वीडियो देखिए, लो हिंट देता हूं। पहचानना, ये जो मैं हिंदी में मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं हिंदी में क्या, जीऊं या मरूं समझ में नहीं आता, क्या करूं। ये कोई जिंदगी है? पीड़ा ही पीड़ा, चलो मर जाता। लेकिन अगर मर गया और उसके बाद अगला जन्म भी और बुरा हुआ, तो चलो नहीं मरता। लेकिन ये कोई जिंदगी है यार? है? ये कोई जिंदगी है? कष्ट ही कष्ट, चलो मर जाते। पर क्या गारंटी है कि आगे ये मरने के बाद इंसान सुखी रहता है, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं? अरे भाई, किसी की डांट भी सुननी पड़ती, कोर्ट केस में भी लंबा केस चलता है, उसका भी कष्ट झेलना पड़ता है, बीमारी का कष्ट झेलना पड़ता है। तो वो लोग भी तो जिंदा है, वो लोग भी तो जी रहे हैं, तो मरना क्या है? समझ में नहीं आता। तो टू बी और नॉट टू बी, अरे भाई ये है शेक्सपियर का, हैमलेट का सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी स्वबोधन। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक अकेला स्पीच दे रहा है, बोल रहा है, लेकिन लिसनर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट में वीडियो जरूर देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड सोलिलोक्वी क्या है, मैंने कहा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। पहले तो लेट अस स्टार्ट विद ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट इज द डेफिनेशन? सी, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोम। ये एक प्रकार की पोएम है, आपकी भाषा में बात करूं तो पोम बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। इन विच अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स, जिसके अंदर एक सिंगल स्पीकर वो बोलता है। तो साइलेंट लिसनर किससे बोलता है? जो चुपचाप बैठा श्रोता है, उससे बोलता है। एट अ स्पेसिफिक मोमेंट पर बोलता है, एक विशेष मोमेंट पर बोलता है। रिवीलिंग हिज और हर कैरेक्टर। ड्रामेटिक मोनोलॉग में आप
अपना कैरेक्टर शो करते हो, प्रकट करते हो, थॉट्स प्रकट करते हो, इमोशंस प्रकट करते हो एंड मोटिव्स और अपना उद्देश्य, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों बोल रहे हैं, वो उद्देश्य आप प्रकट करते हो थ्रू द स्पीच, स्पीच के माध्यम। अनलाइक ऑर्डिनरी नरेशन, अब जैसे जो सामान्य वृतांत होता है, नरेशन होता है, वृतांत होता है, तो स्पीकर अनइंटेंशनली एक्सपोजेस हिज पर्सनैलिटी, बिना इरादे के वो अपना जो व्यक्तित्व है उसको एक्सपोज करता है, दिखाता है। एंड साइकोलॉजिकल स्टेट भी बताता है, वो अपने मनोवैज्ञानिक जो कहें जो दशा है उसको भी बताता है, while एड्रेसिंग अनदर पर्सन, और किसको संबोधित करते हुए, सामने वाले बंदे को संबोधित करते हुए। बट सोलिलोक्वी में ऐसा नहीं होता। इट डजंट एक्सपेक्ट दैट द लिसनर इज लिसनिंग टू यू। अभी क्यों बता रहा हूं मैं डिफरेंस, अभी बता दूंगा तो लास्ट तक वीडियो तो देखेंगे ही नहीं आप। इसलिए अभी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग देखिए, इसको समझिए। सोलिलोक्वी का वीडियो अलग बनेगा, लेकिन देखो एक दूसरे से लिंक लेकर मैं चल रहा हूँ, एक दूसरे से लिंक लेकर मैं चल रहा हूँ। तो दिस इज डेफिनेशन। तो व्हाट ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ सिंगल स्पीकर होता है, अपने थॉट्स वो रिवील करता है, अपने इमोशंस, अपना कैरेक्टर रिवील करता है। किसके सामने? टू समवन, किसी के सामने, हु इज लिसनिंग, जो सुन रहा है बट नॉट रेस्पॉन्डिंग, जवाब नहीं दे। और इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? कि सिंगल स्पीकर होता है भाई, सबसे मेन डेफिनेशन, अब इससे भी आप समझ जाएंगे कि सिंगल स्पीकर होता है, ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स थ्रू आउट द पोम। पूरी पोएम में आपके आप ही की भाषा में बात करूंगा, पूरी पोएम में एक सिंगल स्पीकर होता है, वो भी कैरेक्टर होता है, वही अपने सारे व्यूज बताता है, वही बोलता रहता है। साइलेंट लिसनर होता है, सेकंड पॉइंट, सामने साइलेंट लिसनर होता है। अनदर पर्सन इज प्रेजेंट बट डजंट स्पीक, बोलता नहीं, रेस्पॉन्ड नहीं करता। मैंने कहा दिस इज माय लास्ट डचेस, ये मेरी आखिरी डचेस, इसको मैंने मार दिया। क्यों? शी स्माइल्ड एट एवरीवन, हर एक की तरफ स्माइल करते। जरा सोचिए, कोई सफाई वाला भी आएगा, जरा बीनने वाला भी आएगा, उसकी तरफ भी स्माइल, उसकी तरफ भी मुस्कुराएगी। मैं नो लखा हार दूं, मेरी तरफ भी सेम काइंड ऑफ स्माइल शी वाज गिविंग, वैसी स्माइल मेरे को दे रही। Then what is the difference between me, him? Nothing. I killed her, मार दिया मैंने। This is my last death. आप देख रहे हैं? Now he is expecting another marriage proposal also. एक और मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आया था कोई मैसेंजर आया था, तो जो भी मैसेंजर आता उसको अपने रूम में लेके जाता, हॉल में लेके। दिस इज माई लास्ट। हद होती है, तो कोई हस्बैंड होता है क्या? बट ऐसे भी कोई वाइफ होती क्या? हाँ? जो आए जिसके साथ एक ही जैसा बिहेव, एक जैसा ट्रीट। कम टू द पॉइंट। तो साइलेंट लिसनर, अनदर पर्सन इज प्रेजेंट बट डजंट स्पीक, वो बोलता नहीं। वी अंडरस्टैंड देयर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस हम समझते हैं थ्रू द स्पीकर्स वर्ड्स, स्पीकर के शब्दों से पता चलता है कोई तो है सामने, ये आइए उठिए, इससे पता चल रहा है कि हाँ वहाँ कोई बैठा हुआ है। स्पेसिफिक सिचुएशन होती है इसमें, एक विशेष दशा होती है। द स्पीच हैपन्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और सिचुएशन, तो ऐसे कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से वो बात करता है, अगले से बात करता है। अभी नहीं, अभी अभी सोलियो कोई नहीं, बाद में बात करें। कैरेक्टर रेवलेशन, इसमें कैरेक्टर अपने आप को प्रकट करता है। द स्पीकर रिवील्स हिज पर्सनालिटी, स्पीकर अपनी पर्सनालिटी रिवील करता है। साइकोलॉजी या मोटिव इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। 5 पॉइंट से ध्यान रखना, इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ भी होती है, एक मनोवैज्ञानिक गहराई भी होती है। इट ऑफन एक्सप्लोर्स इनर थॉट्स और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो नैतिकता के मतभेद है, अंदर चल रहा है, एक ड्यूल चल रहा है, उसको बताता है। जेलेसी बताता है, और प्राइड और गिल्ट बताता है, जो भी उसने गलती की वो सब बताता है। तो दीज आर 5 पॉइंट्स
which you have to learn. These are the key characteristics or key features you can understand. ये है. अब इसका origin क्या है? Origin, the term sorry, dramatic monologue comes from two Greek words है. Drama means play, Greek word है drama. हम सोचते हैं इंग्लिश वर्ड है. एंड मोनोलॉग में मोनो का मतलब होता है मोनोस, जिसका मतलब है सिंगल. लॉग्स मतलब स्पीच, तो एक अकेला बंदा कुछ बोलता है. तो द ड्रामेटिक मोनोलॉग डिडंट सडनली अपीयर एज अ न्यू फॉर्म. ये अचानक नया फॉर्म नहीं आया, नए फॉर्म के रूप में नहीं आया, अचानक नए रूप में नहीं आया. इट डेवलप्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये ग्रेजुअली क्या हुआ, डेवलप हुआ अर्लियर लिटरेरी एंड ड्रामेटिक ट्रेडिशंस. धीरे धीरे ये डेवलप हुआ. अब कैसे हुआ, सी यहां देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ. एंशिएंट रूट्स अगर हम देखें इसकी, तो ग्रीक एंड रोमन पीरियड में, तो ओरिजिन जो था ड्रामेटिक मोनोलॉग का कैन बी ट्रेस टू ग्रीक एंड रोमन ड्रामा. ड्रामा में ये देखा जाता है, इसलिए ड्रामेटिक आया, नाटकीय है. एकल गाथा, एकल संवाद ये कह सकते हैं हिंदी में. वेयर कैरेक्टर्स ऑफन डिलीवर्ड लॉन्ग स्पीचेस, जिसमें कैरेक्टर्स लॉन्ग स्पीचेस देते हैं, रिवीलिंग देयर थॉट्स, अपने थॉट्स को प्रकट करने. अब इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस मतलब इनके जो प्रभाव पड़े वो किस पर पड़े, कि ट्रेजेडीज पर पड़े, रोमन रियोट्रिकल स्पीचेस पे पड़े, रियोट्रिकल मतलब अलंकृत भाषाओं पे पड़े, क्लासिकल ड्रामेटिक सोलिलोक्विज पर पड़े. शेक्सपियर ही ऐसा बंदा था जिसने सोलिलोक्वी लिखा, उससे पहले किसी ड्रामे में सोलिलोक्वी नहीं होता था. इन ग्रीक ड्रामा कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इमोशंस, अपने इमोशंस प्रकट करते थे थ्रू एक्सटेंडेड स्पीचेस, विस्तृत भाषण से. सिमिलर टू मोनोलॉग, जैसे मोनोलॉग से संबंधित था वो, या कहें उसके जैसा. तो हाउएवर दीज वर नॉट येट ट्रू, फिर भी ये बात सच नहीं है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पोएटिक फॉर्म में आए, ये सच नहीं है. ये तो बाद में आया. पहले तो एक इंडिविजुअल बंदा कुछ ना कुछ अपने थॉट्स बोलता था, ठीक है. अब बाद में क्या हुआ, ये पोएम के फॉर्म में आया. तो पहले ड्रामा में चलता था ये. अब सेकंड देखें हम, तो शेक्सपियरियन इन्फ्लुएंस, शेक्सपियर भी इससे काफी प्रभावित हुआ ड्रामेटिक मोनोलॉग से. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रामेटिक सोलिलोक्विज. सोलिलोक्विज, सोल मींस अकेले, लोक मींस स्पीच, अकेले स्पीच देना, सोलिलोक्विज इन द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर. अभी मैंने बताया टू बी और नॉट टू बी, जीऊं या मरूं समझ में नहीं आता क्या करूं, हैमलेट ने बताया. और मैकबेथ का रैगर जो स्पीच है, भाषण वाला स्पीच, ध्यान रखना मैकबेथ भी बताऊंगा, हैमलेट भी बताऊंगा, बट अभी ओनली जो चल रहा है उसके बारे में. These speeches allowed characters to reveal inner psychological conflict, वो बताते हैं, which later poets adopted in poetry. बाद में वो आगे के जो poets थे उन्होंने इसे अपनी poetry में adopt कर लिया, अपना लिया. But again these speeches occurred in drama, not in independent poems. मतलब ये इंडिविजुअल पोएम नहीं हुई, ये तो ड्रामा में लोगों ने, आगे के जो ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया. धन्य है रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसने ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर बना दिया खुद को. धन्य है. अब बर्थ देखे ड्रामेटिक मोनोलॉग का इन पोएट्री में, तो 19th सेंचुरी में आया, इससे पहले ओनली इन ड्रामा. क्वेश्चन है यहाँ पे, द ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग एज अ पोएटिक फॉर्म emerged in the Victorian age in the 19th century. और विक्टोरियन एज में कौन था, रॉबर्ट ब्राउनिंग. यूज दिस फॉर्म टू एक्सप्लोर साइकोलॉजी, मॉरलिटी, ह्यूमन मोटिव्स एंड सोशल क्रिटिसिज्म. ये बताने के लिए विक्टोरियन पीरियड में क्या हुआ, पोइट्स लोगों ने ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टार्ट किया. रॉबर्ट ब्राउन मेजर पोइट्स कौन कौन से हैं जरा, इंपॉर्टेंट है भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग, और वैसे भी अपनी क्लास वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है. रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसको फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर कहा गया, ध्यान रखना क्वेश्चन है. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कंसिडर्ड द मास्टर एंड द पायनियर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग.
और ड्रामेटिक मोनोलॉग का पायनियर है, श्रेष्ठ है, मास्टर है, एक्सपर्ट है। ही परफेक्टेड द टेक्निक, टेक्निक को उसने परफेक्ट किया ऑफ रिवीलिंग कैरेक्टर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। माई लास्ट डचेस, अभी मैंने सुना है, माई लास्ट डचेस, इससे ड्यूक का जो कैरेक्टर है वो सामने आ रहा है। ड्यूक का कैरेक्टर कैसा है? क्रूअल, समझते ही नहीं, निर्दय। ऐसे कौन मारता है अपनी बीवी को? तो कोई नहीं मारता। अगर वो स्माइल कर रही है, इट इज हर इंटेंशन है, इट इज हर प्योर हार्ट, बट शी हैड नो इंटेंशन इनवर्डली विकेड। धूर्तता नहीं थी उसके मन में, डचेस के मन में कोई पाप नहीं था। शी वॉज प्योर हार्ट, बट वो हस्बैंड शक की, हाँ, मार दिया। फ्रा लिपो लिपी, बताऊंगा, ये बताऊंगा। एंड्रिया डेल सार्टो, पोरफायरियाज लवर, पोरफायरियाज लवर। वो आई बारिश में भीगती हुई मेरे घर पर, मैं उदास सा बैठा हुआ अंगीठी के सामने, उसने अपने बाल झड़कारे, टॉवल से बाल पोंछे। इसको तो अपने घर पे होना चाहिए था, यहाँ कैसे? इस समय तो इसकी सगाई थी, यहाँ कैसे? क्योंकि भीगी हुई थी, आग के सामने बैठ गई, भी वहां बैठ गया। मैंने उसके बालों की चोटी थी वो पकड़ी और उसके गले में एक लूप बनाया, फंदा बनाया, और मैं उसे कसता गया और उसका मैंने गला घोट दिया। और शी हैड स्माइल ऑन हर फेस। ये है वो, ये है वो। पढ़ना, पढ़ाऊंगा भी सही, सारी बातें आज ही बता दूंगा। नहीं, बिशप्स ऑर्डर्स हिज टॉम, बट यहां दो ड्रामेटिक मोनोलॉग तो ऐसे हैं जो सीधा हर्ट करते हैं, चोट करते हैं। Alfred Tennyson also used dramatic monologue, though less psychologically intense than Browning. टेनिसन के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो इतने साइकोलॉजिकल नहीं है जितने कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के। अब उसके, अब जैसे फेमस एग्जांपल्स है, यूलिसीज है, टिथोनस है, सेंट सेमियोन स्टाइलिट्स है। तो दीज पोम्स फोकस ऑन हेरोइक रिफ्लेक्शन पर है और कुछ साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल थॉट पर है, साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल दार्शनिक है। मैथ्यू अर्नोल्ड यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग टू एक्सप्रेस फिलोसॉफिकल एंड मॉरल थीम्स। भाई देखिए, हर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में थोड़ा सा वेरिएशन है। सोहेब एंड रुस्तम पार्टली ड्रामेटिक नैरेटिव है, आंशिक रूप से। क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। सोहेब एंड रुस्तम मैथ्यू अर्नोल्ड का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लेटर इन्फ्लुएंस बाद में 20th सेंचुरी के अंदर हम देखें तो टीएस इलियट है, एजरा पाउंड है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, ये लोग भी काफी प्रभावित हुए ड्रामेटिक मोनोलॉग। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफर्क जो टीएस इलियट का है, ये मॉडर्न साइकोलॉजिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग है भाई, ध्यान रखना। और जब हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे तब भी ये नाम आया था, और इवन जब मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे एमसीक्यूज पे तब भी ये पोएम का नाम आया था। अब दिस इज द मेन थिंग, डिफरेंस बिटवीन सोलिलोक्वी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्वबोधन, इसमें भी सिंगल कैरेक्टर, इसमें भी सिंगल स्पीकर, वो भी सिंगल ही अपने आप में स्पीकर है। नो लिसनर ये जरूरी नहीं है कि उसमें सामने ये अपने आप से बात करना है, ये अपने आप से बात, कई लोग रूम में बैठे हुए अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है ना वो बता रहे होते हैं। दैट इज आल्सो सोलिलोक्वी। खुश होते हैं तो भी अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, कोई बाइक पे साइकिल पे जा रहा हो तो भी अपने आप से बातें कर रहा हो, तो दैट इज सोलिलोक्वी, स्वबोधन। और ये ड्रामा में पाया जाता है, ध्यान रखना, सोलिलोक्वी ड्रामा में पाया जाता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री में होती है।
एज़ अ पोएम के फॉर्म में होती है। और यहाँ अपने थॉट्स रिवील करता है, तो यहाँ कैरेक्टर रिवील करता है। यहाँ पर नो लिसनर, बट यहाँ साइलेंट लिसनर होते हैं जो प्रेज़ेंट हो, पर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगला कुछ जवाब दे, वो एक्सपेक्ट नहीं करता। अब ये मैंने आपको डिफरेंस बताया, ठीक है? आप दोबारा इसको देख लेना स्लो स्पीड में। इंग्लिश लिटरेचर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन पोएट्री। पोएट्री में ये मनोवैज्ञानिक एक तथ्य जो है, वास्तविकता है, वो प्रकट करना, उसका परिचय देना। और अलाउड पोएट्स टू एक्सप्लोर ह्यूमन माइंड एंड मॉरलिटी। उनकी जो नैतिकता है, मानसिक रूप में वो कैसे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वो पोएट एक्सप्लोर करता है। मेड पोएट्री मोर ड्रामेटिक एंड कैरेक्टर ड्रिवन। इसमें नाटकीय रूप में होता है, क्योंकि डायलॉग फॉर्म में होता है, इसलिए इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो उम्मीद करता, देखिए सोलिलोक्वी का वीडियो बनेगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बना दूं सोलिलोक्वी का, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होते हैं, ये देखिए, इसमें लिसनर होते हैं, उसमें लिसनर नहीं होते, अपने आप से बातें करना होता है। वो ड्रामा में आता है, ये पोइट्री में आता है। वो थॉट्स रिवील करता है, ये कैरेक्टर रिवील करता है। हालांकि सिंगल स्पीकर वो भी है, सिंगल स्पीकर ये भी है, बट एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो बंदा जो लिसनर है वो जवाब नहीं दे, बस ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज शेयर जरूर कीजिए। लाइव में आने वाला हूँ, 100 होते ही मैं लाइव में आ जाऊंगा। अभी लाइव नहीं, अभी वेट कर रहा हूँ, अभी भी मुझे 20 रन्स और बनाने हैं। अगर इफ़ यू सपोर्ट, तो जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी मैं लाइव आ जाऊँ, बट आई प्रॉमिस 100 होते ही मैं लाइव आ जाऊंगा। जय हिंद।